वेलकम टू पाकिस्तान पीस चैनल। मैं हूं इमरान अम्बार और हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत नामवर शख्सियत समीना नज़ीर मोहतरमा। जी मैम, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला पाकिस्तान पीस चैनल के लिए। अभी जिन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है, प्रेस क्लब में रोनुमाई हुई है, आइए इनके बारे में हम जानते हैं इन्होंने इस किताब में क्या लिखा है और इस किताब में क्या है। जी मैम बताएं। भाई ये है किताब और इसमें क्या लिखा है ये तो आप लोगों को ख़रीद के पढ़ना पड़ेगा तभी पता चलेगा। लेकिन मुख्तसरन तारुफ़ ये है कि ये तवील अफ़सानों का एक मजमुआ है। कल्लो इसलिए इसका नाम है कि इसमें एक कहानी है जो काफ़ी मुतासिर कुन है। यहाँ से लेके हिंदुस्तान तक इसके थोड़े से डंके बज रहे हैं, तो इसलिए हमने इसका नाम कल्लो ही रख डाला। लेकिन इसके अंदर और भी 5 कहानियाँ और हैं, 2 ड्रामे हैं, खेल हैं थिएटर के। तो ख़ास बात यह है कि ये कहानियाँ ख़वातीन, सिर्फ़ ख़वातीन के बारे में नहीं है, मर्द भी बहुत इसमें पाए जाते हैं, लेकिन बड़ी बहादुर और जरी ख़वातीन जो जिनका कोई नाम नहीं हुआ लेकिन जो बहुत बड़े बड़े काम अपने ख़ानदानों में और आस पड़ोस में और करके चली गई, तो उनकी ये कहानियाँ हैं। बस मैं यूँ कहूँगी कि मामूली औरतों की गैर मामूली कहानियाँ हैं। यानी कि मामूली औरतों की गैर मामूली, यानी मॉडर्न जो ख़वातीन हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, वो भी उसमें आपने टच किया है मैम? देखिए, मॉडर्न और औरत तो औरत है, और पाकिस्तानी औरत, पाकिस्तानी मुस्लिम औरत, बस इस पर बात हुई है। मैंने ये नहीं देखा कि क्या मॉडर्न है और क्या पुराना। मॉडर्न भी हैं। इसमें एक कहानी है मिस रज़िया जो अच्छा, मेरी हर कहानी किसी ना किसी अहद में सेट है। तो जैसे कि मतलब प्री पार्टीशन या पोस्ट पार्टीशन या ज़ियाउल हक दौर या भुट्टो दौर या ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान पार्टीशन के बाद के हालात 71 के बाद। तो मिस रज़िया मेरा ख़्याल है, मिस रज़िया और अन्ना जी, ये दोनों काफ़ी मॉडर्न कहानी है। आज आकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ के लोग ज़्यादा उर्दू पढ़ते हैं, समझते हैं, और परवान भी ज़्यादा चढ़ती है यहाँ पर, कुछ मुझे एहसास हुआ है। वहाँ सिर्फ हम बोलते हैं कि हमारी ज़बान है। ये बाजी है जो हैदराबाद दक्खन के बैकग्राउंड में लिखा गया है, और कुछ दक्खनी ज़बान इस्तेमाल की गई है लेकिन नरेशन उर्दू में है, तो मुलाहिज़ा कीजिए। अई आलिया, उधर उधर देखो जी, तख़्त के नीचे, वहाँ बोल रही हूँ मैं। कुलसुम वहशत ज़दा थी। देख ली जी, 100 वक़्त फूल झाड़ू मारी, कहीं भी नहीं है वो जाड़ हीरा। मैं जल कर बोली, जाओ जाके बोल दो बाजी को, कई को तो भी सारे गफ़ार मंजिल का जीना हराम कर रही उन्हों। हम लोग खाली उनके खिदमत करने को नहीं पैदा हुए, बहुत काम है हमारे को। मेरा इम्तिहान है कल बायोलॉजी का, जाओ यहाँ से। जाड़ सूरत, मैंने कुलसुम को धुतकारा। वो बेचारी नमाज का दुपट्टा ओढ़े असर की नमाज तोड़ कर इधर भिजवाई गई थी। बाजी का इताब नाजिल होने के डर से थर थर काँप रही थी, आंखें हल्कों से उबली पड़ती थी। मगर मैं आलिया मोइनुद्दीन गफ़ार मंजिल की भगत सिंह थी। मेरी बला से बाजी का हीरा गुम हो जाए या वो खुद, मेरे कानों पर तो जूं न रहेंगी। उस दिन मेरे नाना की हवेली गफ़ार मंजिल में क़यामत सुग़रा बरपा थी, क्योंकि बाजी के जड़ाव लच्छे का एक हीरा गुम हो गया था, जो उनकी सास ने उनकी मुँह दिखाई पर उनके गले में डाला था। 15 कमरों, 4 ऊंची छत वाले हालों, बेशुमार दालानों, कोठड़ियों, सहन और सहनचों पर मुश्तमिल इस कोठी का नाम गफ़ार मंजिल उसकी 2 मंजिला पेशानी पर ऐसे कंधा था जैसे दुल्हन के माथे पर जड़ाव टीका, जो कि दुल्हन का गुरूर होता है। मेरे नाना सैयद इसाक जद्दी पुश्ती सैयद थे और उन्हें निज़ामाबाद में वाक़ इस गफ़ार मंजिल पर बहुत नाज था। तो ये तो इंट्रो है, उसके बाद कहानी आगे आती है 2002 में। निज़ामाबाद 2002। बाजी गुस्से में दंदनाती हुई आई, कौन मेरे बावर्ची खाने में घुसा? शक्कर की बरनी अब्बिश भर को रखी थी मैं, आधी हो गई ना? शम्मो तुम ही छे चोटी, हड्डियाँ तोड़ती हूँ तुम्हारी मैं, इधर आ लौंडी। शम्मो सामने ज़मीन पर सजदा रेस थी और थर थर काँप रही थी। कहरे इलाही से भी बढ़कर बाजी का अजाब जो उस पर नाजिल था। 30-35 साल में बाजी 30-35 गुना ज़्यादा चिड़चिड़ी और बदज़बान हो चुकी थी। कलिच में 10 आमा गिन को रखी, देखे देखे तक के 4 ही रह गए। कौन तो भी है तेरे सिवा, बोल। बाप का माल समझ के खा रही लौंडी, इधर आ। आज फिर पूरा गफ़ार मंजिल उनकी गालियों और मुग़ल्लज़ात से गूंज रहा था, मगर सब बीबियाँ अपने अपने कामों में ऐसे लगी हुई थीं जैसे ये रोज़मर्रा का मामूल हो। जिस दिन बाजी का हीरा गुम हुआ था, मैं बमुश्किल 16 साल की थी। आज 16 साल की मेरी बेटी है। मैं आलिया से अब डॉक्टर आलिया मोइनुद्दीन FRCS बन चुकी थी। इस दौरान बाजी को अपनी और 2 एक कज़न्स की शादियों पर दूर से देखा था।
मगर ये जो सफ़ेद झक बालों वाली चिड़चिड़ी बेडौल और भद्दी बुढ़िया मेरे सामने शम्मों को लताड़ रही थी, वो बाजी कैसे हो सकती हैं? मुझे उनके कटोरी वाले नीम बरहना ब्लाउज़ और रेशमी साड़ी से झलकती कसी हुई सांवली सी कमर अब भी याद थी। ईद की तातीलात थी। मैं निज़ामाबाद किसी मेडिकल वर्कशॉप के लिए आई थी। दिल न माना और बेसाख्ता अपने ननियाल गफ़ार मंजिल चली आई। नानी अम्मा और मेरे 2 मामुओं के गुजर जाने के बाद गफ़ार मंजिल अब किसी घने मगर खिज़ा रसीदा दरख्त का सा लगता था, जो छाँव अब भी देता हो मगर बची खुची। बहुत सारे कज़न्स इधर उधर निकल गए थे। बाजी से आमना सामना हुआ। इससे पहले कि वो मुझे पहचानने की कोशिश करती, मैं गड़ाब से मंजली मुमानी के तारीक कमरे में घुस गई। बाजी का और मेरा कोई झगड़ा ना था। दरअसल मैं हमेशा से मुख्तलिफ और बहुत सवालात करने वाली बच्ची थी, शायद इसीलिए डॉक्टर बन पाई। बाजी को देखते ही मेरे माथे की शिकनों में दर्जनों सवालात तहरीर हो जाते। ये आप हैं? कहाँ गए आपके नखरे? कहाँ हैं वो आपकी खुशबू में बसी दस्तियाँ जो आप भंगी के सहन में आतिश नाक पे रख लेते थे? आप इतने कंजूस और शक्की क्यों हो गए? बड़े नाना की जायदाद आप अकेले कैसा हड़प कर लिए? और इस कदर दौलत का आप करेंगे क्या? और हाँ, कहाँ हैं अख्तर मामू और उनके बच्चे? आपके हासिल हयात अख्तर मामू, जो भाई नहीं आपकी औलाद थे, और फिर आपके भतीजे भतीजियाँ जिनके आगे आप हमसे सौतेलों का सलूक करते थे। मरहूमा अम्मी की डांट के डर से ये सवालात मैंने अपने दिमाग में महफूज रखे बाजी को रियायती नंबर देकर उन्हें पास कर दिया और बददिल होकर वापस हैदराबाद निकलने की तैयारी कर रही थी कि उसी रात बाजी हम्माम में फिसल कर कूल्हे की हड्डी तोड़वा बैठी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मैं मुमानी के कमरे में कान लपेटे दुबकी पड़ी रही कि मेरी बला से मेरी अम्मी जान और दीगर बहन भाइयों का हिस्सा निकल गई। मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं। सुबह मटकते हुए तैयार हो रही थी कि हेड ऑफिस वालों का फ़ोन आया कि आपका ट्रांसफ़र फिलफौर निज़ामाबाद के रामदयाल सरकारी अस्पताल में कर दिया गया है, आज ही ज्वाइन कर लें। मैं वहीं धम से पलंग पर बैठ गई। मुसलमान डॉक्टरों के साथ इस तरह का बेमुरवत सलूक आम था। अगर ये न कबूल करती तो उससे भी छोटी और गुमनाम देहात में मुझे भेजा जा सकता था। इससे तो निज़ामाबाद ही गनीमत था। शुक्रिया। शुक्रिया। जैसी हम असमत जुदाई के देखते हैं और उसके सामने नजर आती है। मैं समझता हूँ कि ये जो अफसाने हैं इनका इन्वायरमेंट और जो फिजा और जो कल्चर है वो 60s के आसपास का कल्चर दिखाई देता है। कुछ उससे भी पीछे है, कुछ अफसाने नहीं, उससे भी पीछे है। हर अफसाने में नहीं, लेकिन इस अफसाने में जो यहाँ आपने पढ़े जी वो तो देखिए ना एक अफसाने का और बात सही है, जी जी तो जो यहाँ पेश किए गए उनकी उस हवाले से बात कर, तो मेरा ख्याल है ना लिखे पहले हैं यहाँ इशाया कराए हैं। मेरी तो इसमें इसमें तो सन 52 भी है। मैं 52 में भी थी क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। किरदार जिस उम्र के थे तो मैं वहाँ गई, उस कहानी को उस टाइम ट्रैवल में ले गई, बस इतनी सी बात है। और हर कहानी नहीं है पुरानी, कुछ पुरानी है कुछ नई है जी। वो अब आगे पीछे क्या है वो आप खुद समझ लीजिएगा। तो कल्लो से मैं कुछ पढ़ रही हूँ। मेह की झड़ी लगे वो 5वीं रात थी। औरतों ने आटे के थाल दहलीज पर उलट दिए, पंडितों ने मंत्र पढ़े और मुल्लाओं ने अजानें दी, मगर बरसात की झड़ी बेवा के आंसुओं की तरह लगी सो लगी। कल्लू अपने उसी शाही बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। टाट भीग कर तर हो गया था। लाख पर्दे बांध रखे थे, मगर हवा के साथ बारिश की बौछार तन मन सब भिगोए दे रही थी। कल्लू की मुमानी उस रात मायके में ठहर गई थी। बाढ़ टूटकर सैलाब आने का भी अंदेशा था। लौंडों को कमर और कूल्हे पर रख वो अम्मा के यहाँ निकल गई, जो कि पल्लाई मोहल्ला था। मुमानी के मायके वाला घर पक्के पत्थर का बना था, जिस पर उन्हें खासा गुरूर था। मामू हथ रिक्शा चलाते थे। इस तूफ़ानी बरसात में कौन सवारी मिलती, नामुराद जल्दी घर लौट आए। कल्लो घंटे भर से गीले बिस्तर में करवटें बदल रही थी। आज उसे लोरी देने वाले तारे भी आसमान पर न थे। मामू को आता देखकर वो सोती बन गई। जब से बरसात शुरू हुई थी, मौसम के साथ साथ मामू की नज़रें भी कुछ बदली बदली सी थीं।
कल्लू ने ना तो कुरान पढ़ा था और ना ही उसकी कोई ऐसी तालीम हुई थी, तरबियत का तो पूछना ही क्या। फिर भी दिल ही दिल में वो भला बुरा और गुनाह और सवाब के मसाइल जानती थी। मामू 5वीं पास थे, कुरान उन्होंने दोहरा रखा था, मगर मर्द का तो शायद एक ही धर्म होता है जिसकी इबादत और पूजा पाठ में वो कभी कोताही नहीं करता। आधी रात को मामू उसके गीले बिस्तर में आ दुबके। बारिश और तेज़ हो गई, हर तरफ पानी बदमज़ा होकर उसे बाजुओं में उठा अपनी मसहरी पर ले गए। कल्लू को लगा कि आखिरकार मामू को मरहुमा बहन की याद आ गई है और इसी वजह से तरस खाकर उसे मुमानी के बिस्तर पर सुलाना चाह रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे पता चल गया कि उन्हें मरहुमा बहन नहीं बल्कि मायके गई मुमानी का जिस्म याद आ रहा था। मामू के घूंसों लातों से तो वो वाकिफ़ थी ही। उस वक्त उस जोर आजमाई में धमकियों का भी इजाफा हो गया ताकि कार्रवाई किसी तौर रुकने न पाए। रात भर कड़कती बिजली और बादलों की गरज चमक में सब जल थल हो गया। उस रात गांव में आने वाला तूफान तो टल गया, मगर कल्लू की ज़िंदगी में बाढ़ आ गई। सुबह सवेरे अचानक बारिश रुक गई, सूरज निकल आया। मुमानी के लौंडे ने दूध की हाहाकार मचाई तो मुमानी एक लौंडा बगल में दबाए, एक कूल्हे पर टिकाए, एक की उंगली थामे घर आन पहुंची। मुस्कुराती हुई मसहरी तक पहुंची तो मामू भांजी हमागोश बेसुध सोए पड़े थे। मामू तो फौरन जागे और कल्लो से यूं मुंह मोड़ लिया जैसे दुश्मन मुल्क की फौज का कोई सिपाही हो, और सारा रायता कल्लो फाहिशा पर डोल दिया। मुमानी ने चिल्ला चिल्ला कर घर क्या सारा पड़ोस और फिर सारा मोहल्ला सर पर उठा लिया। भूखा लौंडा फर्श पर एड़ियां मार मार के रोता रहा, मगर मुमानी बहरी बनी कल्लो पर सारी चूड़ियां तोड़ती रहीं। तमाचे, थप्पड़ और चप्पल मारकर उसका स्याह मुंह सुर्ख कर दिया। घबराकर भागती कल्लो पर खड़ावें खींच मारी तो पेशानी से खून उबल पड़ा। अरी गश्ती कलमुही, डायन भी साथ घर छोड़ के बच्चे खाती है, तू तो अपने ही मामू को खाने बैठ गई। कल्लो ने निगाह उठाकर मामू की जानिब देखा कि शायद अब उन्हें मरहुमा बहन याद आ जाएं और वो उसे बचा ले, लेकिन मामू नजरें फेर यूं मासूम बने खड़े थे गोया माँ के पेट से जनकर उन्हें कुछ ही घंटे हुए हों। बहरहाल मामू और मुमानी ने उसे मोहल्ला बद्र करके ही दम लिया। मामू को मुमानी की इस कल्लो निकालो मुहिम में बराबर का बल्कि बढ़ चढ़ कर यूं भी साथ देना पड़ा कि मुबादा कल को वो सारी हकीकत मुमानी या किसी और से ना जड़ दे। ऐसी आवारा और टकियाई लौंडियों का भरोसा ही क्या। तो जिस दिन कल्लो रांड अपने मामू के साथ मुंह काला करने पर मोहल्ले से निकाली गई, इत्तेफाकन उसी दिन मुश्तरी बानों ने हकीम शुत्तारी की बेवफाई से बददिल होकर केरोसिन तेल पीने की ठानी। तन्हाई के अजाब से बढ़कर कोई अजाब नहीं। सालों की अजाबनाक तन्हाई काटने के बाद आज मुश्तरी बानों ने इसका खात्मा करने की ठान ली थी। दिन भर बच्चे कुरान पाक का सबक लेने आते, औरतें अपने पोशीदा और ज़ाहिर अमराज के बारे में उनसे सलाह व मशवरा लेती, मजनू और मिर्गी के मरीजों पर छूदम भी करने लगी थी। मगर ये सब दिन भर का जंजाल था। रात आने से पहले ही उन्हें वहशत आ लेती। कभी बेशती पानी की मश्क लिए अंदर तक खनकार कर आता तो उसके कसरती बदन और बाजुओं की मछलियों का जहन में झपाका सा होता। तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह शुरू हो जाती। और तो और एक दिन मायके से बड़ी आपा का दामाद किसी के मरने की खबर लाया तो उसके जाने के बाद फ़ज़ा में उबलती मर्दाना खुशबू को देर तक सूंघती रहीं। नज़र बचा के उसका झूठा पानी भी घटाघट पी गई। फिर तौबा का सिलसिला कोई हफ्ते भर तक चला। मुहर्रम का महीना था, थक गई थी इस उजाड़ और गुनाहगार ज़िंदगी से। इससे पहले कि शैतान उन पर पूरी तरह गालिब आए, इस बांझ नाशुदनी ज़िंदगी का खात्मा न कर लिया जाए। यह सोचकर मिट्टी के तेल की बोतल दिल कड़ा करके उठाई। आंखें मींचकर अब्बा मरहूम, अम्मा जन्नती, तमाम बहनों भाइयों, भांजे भतीजों, हकीम शुत्तारी, अनवरी, यहाँ तक कि उसकी आल औलाद के लिए तक बेशुमार दुआएं कर डाली। इस हराम मौत के लिए पहले ही तहज्जुद में अल्लाह से माफ़िया मांग चुकी थी। फिर ख्याल आया कि उनकी मौत की खबर सुनकर जो पड़ोस की नेक बीवियां घर आएंगी तो घर साफ सुथरा ना देखकर कितनी बातें बनाएंगी। सारा दिन घर धोया, नई क्रोशिया की चादरें पलंग पर डालीं। बावर्ची खाने में था ही क्या, फिर भी जो कुछ अनाज, अचार, पापड़, मसाले थे फ़कीर की झोली में डाल दिए। हैरान सा हिंदू फ़कीर पूछ बैठा, राम राम बिटिया, कहीं सफ़र पर जा रही हो? बोली, हाँ, लंबे सफ़र पर। फ़कीर बोला, वापसी कब तक होगी? डुबडुबाती आंखें और रुंधे गले से बोली, पता नहीं, और टाट का पहाड़ी पर्दा गिरा दिया। बर्तन मांझे, जाले झाड़े, टीन के छोटे से पिचके हुए ट्रंक से निकाह का महजर निकल आया, उसी को ओढ़ लिया। काहे को ब्याही विदेश,
ए सखी बाबुल मोरे, कानों में गूंजने लगा। मिट्टी के तेल की बोतल हाथ में उठाई कि अचानक दहलीज पर कोई धप से गिरा। दिल बोला कि देखूं कौन है। दिमाग बोला तुम्हें क्या, तुम तो दुनिया छोड़ चली हो, भाड़ में जाए गिरने वाला। अभी कश्मकश में थी, इसी कश्मकश में थी कि दहलीज से आवाज़ आई, पानी पानी। दिल बोला कैसी यजीदो, मुहर्रम में प्यासे को पानी ना देती हो। बेख्तियार करोसीन की बोतल छोड़ चमकते कटोरे में पानी ले आई और नीम मुर्दा कल्लों को पिलाने लगी, जो ज़मीन पर किसी लंगड़ी गाय की तरह ढेर थी। जी हाँ, मोहल्ले पार से लुढ़कती, लंगड़ाती, भूख से बिलबिलाती, प्यास के मारे अल अतश करती आवारा, फाहिशा, पलीत और दीदा हवाई कल्लो पाकीज़ा मुश्तरी बानों की दहलीज पर आन गिरी थी। ये भी मशीयत इज़्दी थी। बस फिर क्या था, तकदीर से ज़्यादा ताज़ीर की मारी ये दो औरतें एक दूजे के जीने का सहारा बन गईं। जिस केरोसिन तेल को पीकर मुश्तरी बानो जान देने चली थी, उसी को जलाकर रात की हंडिया पकाई गई, क्योंकि कल्लो और वो बवजूह 2 दिन के फाकों से थी। थैंक यू। अच्छा सवाल है। और के दौरान हो जाता है, एक आध आंसू भी टपक जाता है। कोई किरदार ख़त्म होता है, जैसे बाजी की जो मौत है बहुत दर्दनाक है वो, उस पर तो मैं हमेशा सुनाते हुए भी मैं गुलूगीर जिसे कहते हैं हो जाती हूँ, आंसू आ जाते हैं। तो किरदार तो ऐसे होते हैं ना, हम उसके खालिक हैं, वो हमारी तख्लीक हैं, तो उससे तो बिल्कुल अपनी औलाद की तरह एक प्यार हो जाता है, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो। तो बस ये रिश्ता है। लेकिन जी सर, आप कर हम एक में कहते हैं कि एक ख्याल ये भी तो है ना कि जो कहानीकार होता है वो फोटोग्राफर की तरह होता है, वो ख़ुद उस तस्वीर में दिखाई नहीं देता, तो वो अपने किरदारों में किसी एक किरदार में या कहीं वो ऑफ कोर्स झलकेगा तो ज़रूर, मगर जो इमोशनल अटैचमेंट है आपकी, जो बहुत इस तरह की जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, उसे उसे क्या नाकदीन या उसे क्या मतलब एंडोर्स करना चाहिए कि या नहीं? आपको एक इमोशनल, आपको एक, फिर तो आप जजमेंटल भी हो सकते हैं ना अपने कहानियों वो किरदारों के बारे में, मुतासुब भी आ सकता है आपके अंदर। सवाल काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दिया आपने, लेकिन मुझे एक जवाब सूझा है कि जैसे शेक्सपियर कहता है कि अगर भूत प्रेत पे आपका यकीन नहीं है तो फिर मेरा ड्रामा ना देखें, मेरा ड्रामा ना पढ़ें, मतलब उसमें इतना है। ठीक है, इसी तरह से मैं ये कहती हूँ कि मुझे जो अपने किरदारों पर उनके वाक़यात, उनके अलमिए, उनकी ज़िंदगी, उनकी खुशियाँ मुझे यकीन है, और मैं इतने यकीन से लिखती हूँ कि कारी मेरे साथ उस सफ़र पर होता है, न सिर्फ रिलेट करता है बल्कि उसको महसूस करता है कि ये, जैसे अन्ना जी के लिए तो लोग बहुत ज़्यादा, अन्ना जी अगर मैं चले पहले ही बता देती हूँ कि वैसे मैं कोई LGBT तहरीक की कुछ भी नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई फंडिंग है, लेकिन और ना मैं ऐसी को हूँ, तो लेकिन LGBTQIA भी हो चुका है। अब अगर कुछ लोगों को पता हो कि A इज़ एसेक्चुअल, तो एसेक्चुअल पर कभी भी किसी ने, आई डोंट नो, कि मैं तो इतना नहीं पढ़ा है, हो सकता है किसी ने लिखा हो, तो ये कहानी सिर्फ एसेक्चुअलिटी पे बात नहीं करती औरत की, बल्कि बहुत सारी चीज़ों पर बात करती है, बहुत बेशुमार। तो सेक्सुअलिटी मेरी हर कहानी में मौजूद है किसी भी तरीके से। तो अन्ना जी का मैं इसलिए तस्करा कर रही हूँ कि इसमें एक यूनिक चीज़ का जिक्र किया गया है, तो जिन्स का आरी होना, तो इस पर भी मैं कहती हूँ 2021 है, अब हम टेलीफोन तो नहीं इस्तेमाल करते, हम सेल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो वक्त आ गया है कि हम बड़े मौज़ूआत पर भी बात करें, जिसको हम बहुत अरसा हो गया कालीन के नीचे करते करते अब एक ढेर बन गया है वहाँ पर। तो दिस इज़ द टाइम वी शुड टॉक, वी शुड रीड, वी शुड प्रोमोट, डिस्कस, क्योंकि घुटन हो रही है, बहुत घुटन हो रही है आसपास। हर कोई, मतलब लोग सुसाइड्स पे चले जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स पे चले जा रहे हैं। तो इसकी वजह ये है। मेरी कहानियाँ, मैं अपनी नहीं कह रही, किसी की भी आप कहानी पढ़ते हैं तो आप रिलेट इसलिए करते हैं, कैथारसिस होता है आपका। अगर आप रोते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। मैं तो कहती हूँ फिल्म देख के भी रोना आता है तो रोएं, दैट इज़ अ गुड साइन कि आप ज़िंदा हैं, आप महसूस कर रहे हैं, आपका इतना नरम दिल है कि किसी का दुख आपका दुख बन गया है, थोड़ी देर के लिए सही। तो बस यही बात है, लंबा जवाब हो गया। अच्छा, ऐसा है कि आपने देखा कि मैं लेता हूँ
कि कैसे अछूते मौज़ूआत पर और अछूते अंदाज से इन्होंने अफसाने लिखे हैं। तो एक राइटर का ये भी हम पे फिर एक फ़र्ज़ होता है कि हम अगर उसके फ़न को हम उसकी फ़न की अप्रिसिएशन करना चाहते हैं तो उसकी जो किताब है उसको हम ख़रीदें भी। तो किताबें बाहर मौजूद हैं, तमाम दोस्त जो ख़रीदना चाहें वो ज़रूर इसको ख़रीदें और यकीनन वो इसको ख़रीदेंगे तो वो अपने इस फ़ैसले पे बाद में खुश होंगे कि हम डिस्काउंटेड जी। है वो भी आपको पता चल जाएगा। और जी नजमा रेहाना। अच्छा, मैंने कल भी आपका प्रोग्राम अटेंड किया जी जी प्रेस क्लब में और आज भी, तो मुझे इससे अंदाज़ा ये हुआ कि आपकी अपने किरदारों पे बहुत मजबूत गिरफ्त है। मैंने जो जितना सा मैंने देखा, किताब पूरी पढ़ने का तो मुझे मौका नहीं मिला है, जी लेकिन जो कुछ जिस तरह से आपने कुछ उसके हिस्से पढ़ के सुनाए, जी एक तो ये बात। और बिल्कुल आप पढ़ते वक्त आपका जो पढ़ने का अंदाज है, मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगी, वो बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि आप इतनी खो जाती हैं अपने अफसानों को पढ़ते हुए। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो किरदार है ये वही बोल रहा है किरदार। एक ये बात। दूसरी जो आपने कल्लो का जो बताया, तो उसमें कल्लो का कल तो आपने नहीं मेरा कल नहीं सुनाया था, वक्त नहीं था इतना। हाँ, तो अभी जो मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि जो आपने जिस टॉपिक को मतलब मौजू को जो अपने अफसाने का मौजू बनाया है, वो बिल्कुल मुझे टर्किश ड्रामा जो इश्क ममनू था उसकी याद आ गई फ़ौरन। उसमें भी वो शायद आपने वो नहीं देखा। देखा है मैंने, थोड़ा सा देखा है। नहीं वो नहीं है। नहीं, वो तो नहीं है, मैंने तो पूरा अफसाना नहीं पढ़ा ना, जी लेकिन जी जो जी शुरू का आपने बताया है उसमें मुझे ऐसा लगा जैसे ये इश्क ममनू की हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं ये आपसे कहना चाहूँगी, आपका कभी जाना हुआ है हैदराबाद दक्कन? ये पर्सनल सा सवाल। जी तो उनका ताल्लुक जी वालिदैन का तो ताल्लुक़ है और हम बहुत गए हैं। पहले जो हमारी समर हॉलीडेज़ होती थी तो क्योंकि हमारी अम्मी पूरा ननिहाल, अपनी बहनें भाई सब कुछ छोड़कर अकेली आई थी। अब्बा की शादी हुई तो इधर आ गई थी। तो हम जाते थे, ट्रेन से गए हैं, जहाज़ से भी। ट्रेन से हम 5-5 दिन सफ़र करके गए, तो मैं गई हूँ। इस जो गफ़ार मंजिल का तस्करा ये मेरे नाना ही की हवेली है और ये सहन, ये सब कुछ मैंने देखा है ये लाइव। बहुत छोटी थी लेकिन नक्श है वो मेरे जहन में। और फिर कुछ खालाएँ अभी भी आपके रिश्तेदार तो हैं पूरे सब वहीं हैं और ये कहानी वहाँ पूरे ख़ानदान में सब इस तरह बैठ के पढ़ी गई है, तो इसलिए मैंने पूरा एहतराम उनका कायम रखा, कुछ ज़्यादा मिलावट नहीं की और बहुत खुश हुए वो लोग सब पढ़कर। इवन शम्मो जो है वो भी हयात है अभी, इनकी जो दस्तराज खादमा वो भी हयात है। जी बस अर्शद साहब। एक सवाल तो पहले ये है कि आप कब से लिख रही थी, और दूसरा ये है कि आप इस आवाज़ आने में इतनी देर वो ये अपने ज़ाती हवाले से ये बात कर रहा हूँ कि नॉट एवरी पब्लिशर गोज अराउंड विद द राइटर ऑफ द बुक। क्या बात है, तो पब्लिशर की बड़ी बात है ये तो ये पब्लिशर जो है ये कोई आम पब्लिशर नहीं है। बेशक। यहाँ के लोगों को भी एहसास होना चाहिए कि दानियाल पब्लिकेशन है। इस दानियाल पब्लिकेशन में जो अब हम 60s में पहुँच चुके हैं, उन लोगों के लिए ये दस्तगाह की हैसियत रखता है। बेशक। दानियाल पब्लिकेशन फैज़ साहब, सिद्दीक़ हसन साहब और ये दानियाल पब्लिकेशन का जो ऑफिस था, मेरा ये नॉस्टैल्जिया तो है ना, मेरे जवानी की बात है। और पूरी तो शायद स्कूल में थी, 9th में या 9th में होंगी, younger than me. और I had never seen a lovely looking girl than Still she is lovely. Still she is beautiful. तो आप पहले आती तो हम पहले भी हुई सी मिले थे। हाँ। आप जो अपना अगला नॉवेल लिख रही हैं उसके मुताबिक। हाँ, आपका पहला सवाल जो था कब से लिख रही हैं, तो यकीन करें शायद जब से लिखना आया तब से लिख रही थी। कागज़ पे कल्लो अभी 1.5 साल में लिखी है। सारी कहानियाँ ये 1.5-2 साल के अंदर की हैं, उससे पहले कभी नहीं लिखा था। थिएटर कर रही थी, बहुत कुछ कर रही थी। एंटोमोलॉजिस्ट हूँ, अम्मा अब्बा ने साइंस पढ़ा दी,
बड़े भाई साइंस पढ़ते थे, चलो भाई बहन भी साइंस पढ़ेगी, साइंस में डाल दिया, चले गए, उसमें भी कर एमफिल तक पहुंच के दिखा दिया। तो एक डिनाइल था। मेरी टीचर्स भी कहती थी कि समीना कैन बी अ गुड राइटर, लेकिन मैं कहती थी कि नहीं, मैं तो डॉक्टर बनूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी। बाहर चली गई, बाहर भी बहुत कुछ करती रही, पढ़ाती रही। तो बस फिर 2009 में समझिए कि अपने आप को डिस्कवर किया, पता चला कि क्या करना था। तो बहुत ऑफ़र्स हुई पाकिस्तान में, लेक्चरशिप्स की, ये वो, ग्रेड 19 वगैरह, सब को छोड़कर नापा चली गई। डॉक्टर अनवर सजाद मेरे मोहतरम टीचर वहाँ थे, तो उनका जो आखिरी शागिर्दान में से समझिए मैं हूँ। उसके बाद उन्होंने किसी को नहीं पढ़ाया। तो हम 4 या 5 लड़के लड़कियाँ थे जो थिएटर के अलावा एडिशनली 2 घंटे उनके लेते थे। तो वो यही कहते थे कि मैं लिखना नहीं सिखा सकता, मैं क्राफ्ट सिखा सकता हूँ। तो क्राफ्ट बेशक उन्होंने सिखाया। तो नावल के बारे में आप पूछ रहे हैं, इंशाल्लाह हम 2022 में इसी तरह बैठे होंगे एक नई किताब लेके। तो वो किताब मुकम्मल हो चुकी है। वो नावल है स्याह हीरे, नाम है उसका, ब्लैक डायमंड्स, जो इंशाल्लाह अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा होगा और फ्रांसीसी में भी, क्योंकि इसकी सेटिंग है वेस्ट अफ्रीका की, जहाँ मैं 18 साल रहकर आई हूँ, सेनेगाल और सिरालियोन और गिनी। तो वहाँ के लोगों का भी एक अलमिया है। जब मैं पाकिस्तान आई तो हर कोई मुझसे कहता था, अरे आप अफ्रीका से आई हैं, वहाँ के लोग इतने काले हैं, इतनी गर्मी होती है वहाँ, उनके बाल घुंघराले हैं, भूखे हैं, जाहिल हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, और अगर है तो उसके पीछे कौन है, कभी तुम लोगों ने ये सोचा? कह रहे नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, उनका भी कर्ज उतारा जाए और बजाय उनको खैरात दी जाए जो हर यूएनओ से लेके हर कोई दे रहा है। मैंने कहा एक किताब लिखी जाए जिससे उनका मोराल बुलंद हो, उनकी फेस लिफ्टिंग हो, और जो असल विलेन है वहाँ के, उन पर कुछ रोशनी डाले। तो ये भी नावल पूरा फिक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कल्लों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मज़ेदार होगा इंशाल्लाह। उसमें क्राइम भी, क्राइम स्टोरी भी? नहीं, क्राइम बहुत, जी जी जी, बहुत ही अच्छा लिखे, बहुत ही अच्छा पढ़े। बहुत ही अच्छा बोले, बहुत ही अच्छा पढ़े, हैदराबादी नवाजिश। जी सर, मैं मद्रास का हूँ। मुझे लगा जब बोले आप ऐसा। इस्लामाबाद में भूख ज़्यादा है, आधा हाँ बेशक बेशक जी। हाँ यस, हाँ जी वही, अब मुझे माशाल्लाह आप सब अहले इल्म और अहले जहन हैं, सब समझ में आ रहा है कि इसमें, क्योंकि बहादुर औरतों, उन औरतों की कहानी है जो औरतें होते हुए मर्दानगी से ज़िंदगियों का मुकाबला किया। तो मुझे तो इसका अलामत है। तो ये मुझे स्केच सूझा था, ये मैंने हाथ से बना के, लाहौर एनसीए के बहुत बड़े ग्रेजुएट आर्टिस्ट हैं जाहिद मेयो, उनसे, वो भी बड़ा अक्खड़ सा और खर दिमाग सा लड़का है। तो मुझे बड़ा डर लगा, किसी के रेफरेंस से मैंने उसे कॉल किया, तो उसने कहा मैं तो कवर नहीं बनाता। मैंने कहा तुम मेरी कहानी पढ़ लो भाई, अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो सोच लेना। उसने कहानी पढ़ी और उसकी कॉल आ गई कि हाँ मैं तैयार हूँ और मैं कुछ सोच रहा हूँ इस तरह से। तो फिर उसने इसी को पसंद किया और बनाया। तो ये जाहिद मयो का कारनामा है जी। फरीदा हफीज साहब जी हाँ, मैं भी कहने वाला था कि मूछें और मर्द जो है ना वो तो टाइटल में देखिए डालना था ना, जनाना तो वो है, इतनी हसीन है। खास हालात में जहाँ पे मर्दाना एक जबर है, उसमें यही रेलिवेंट है। हाँ। तो आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, जिन्होंने पढ़ी है कहानी, ठीक हो गया। हाँ जी मैडम, आप एक सवाल मैं इस तस्वीर के हवाले से करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। जी जी, इजाज़त मुझसे बोलिए। जी, ये जो आप, ये कल्लों की तस्वीर है देखा जाए तो, नहीं, और इसकी मूछें क्यों दिखाई हुई है, इसकी क्या वजह है? बहादुर औरतों की, ये एक कल्लो नहीं है। मूछें होना औरतों के लिए बहादुरी की नहीं निशानी नहीं, होगी। अभी हम डायलॉग तो नहीं कर रहे ना, वो उन्होंने एक्सप्लेन कर नहीं, दिया। मेरा सवाल है। ये निशानी होती है, वो कॉलर जाते हैं बहुत दिन से, कम की आवाज़ से। वो पार्लर नहीं गई थी बहुत दिन से। अच्छा, थोड़ा सा डेकोरम हम बरकरार रखें। कोई और दोस्त अगर बात करना चाहें भाई तो? ये जो नए नौजवान हैं, मेरी आज इनसे मुलाकात हुई, मैं चाहूँगी कि कुछ कहें, कुछ बोलें, कुछ पूछें। मैडम हमारे लिए तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपॉर्चुनिटी भी दी है, बड़ी
मैं तो पहली दफ़ा किसी ऐसी महफिल में हूँ और मेरे लिए बड़ी खुशी का मुकाम है। और बिल्कुल जैसा इधर किसी साहब ने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा एक गैप फील होता है, क्योंकि होंगी महफिलें तो फिर तभी लोग आएंगे भी और तभी फैज़याब भी होंगे। और ये जो एक गैप है ये काफ़ी बड़ा है और बढ़ता चला जा रहा है, तो ये काम करना बड़ा ज़रूरी है। और ये मेरा ख्याल हम सबकी शायद जिम्मेदारी, इस पर काफ़ी मेहनत और काम और वक्त की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो वक्त कम है और वो उसके लिए आपको, जिस तरह हमने अलग भी मुलाकात में कहा था कि आपको बार बार आना पड़ेगा। जी जी, और नहीं हम आते बनाएंगे, हैं। वो माहौल इंशाल्लाह बनाएंगे जी जी, ताकि आप आएँ, क्योंकि फिर वो पहलू इतने हैं कि ये वक्त और माहौल उसके लिए मुनासिब नहीं है। ठीक लेकिन हमें ठीक ठीक। इंशाल्लाह आपसे ज़रूर सीखने का, और बाकी भी जहाँ जितने हमारे बड़े सब मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि उनसे सीखने का सिलसिला चलता रहे। बिल्कुल जी। सरान आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई आप कुछ आपका तरफ से तो बनता है कोई क्वेश्चन? बिल्कुल, अभी इत्तेफाक नहीं हुआ ये अफसाना, ये किताब पढ़ने का, तो शायद इस पे मैं कुछ ज़्यादा ना कह पाऊँ, बट जो एक खुशाइन बात है वो ये कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारा, जैसे जिक्र भी हो चुका है कि बहुत कम हो चुकी है। और ख़ासतौर पे जो नई नस्ल है उसमें जहाँ किताबें पढ़ने का रुझान तो कम हो रहा है, लेकिन हमारी अपनी ज़बान जो है वो एक तरह से हम कहें कि डाइल्यूट होना शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा। कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग होती हैं हमारी जनरेशन के लिए, ख़ासतौर पे इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों को सुनना, इनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हमें होगा। ख़ासतौर पे इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ पे मेरे मुताबिक हमारी सकाफत, हमारा जितना भी कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट होता जा रहा है। काफ़ी देखिए, सॉरी टू कट यू, आपकी डाइल्यूशन का एक छोटा सा हल है। हर एक के स्मार्टफोन में उर्दू कीपैड है, खुदा के लिए इसे इस्तेमाल करें। 2 दिन मुश्किल होगी, 3 दिन मुश्किल होगी, इस रोमन से तो निजात पाएँ। तो इतनी बकवास ज़बान कर दी है उन्होंने, मैं नहीं पढ़ती। रोमन का कोई मैसेज आ जाए आपको 6 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, मैं वो नहीं पढ़ती। मैं बिल्कुल बाइकआउट है मेरी तरफ से। इसी हवाले से एक चीज़ शेयर भी करना चाहूँगा। जी। मैंने अपने दफ्तर में मैं काम करता हूँ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, जहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आते हैं, मुल्क में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। वहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी शुरू की है, जहाँ पे हमारे कैफेटेरिया के अंदर मैंने एक बोर्ड लगाया है जिसका नाम है उर्दू नामा। क्या वहाँ बात पे है। हर हफ्ते एक उर्दू का लफ्ज़, उसके मानी, एक हफ्तावार शेर होता है, बहुत लिखा अच्छी, जाता है और हर हफ्ते चेंज होता है। बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब आप कल्लो पढ़ना शुरू कर दें, वहाँ एक किताब लें और बिठाएं। जी हाँ, बहुत सही बात है। नेक्स्ट स्टेप बड़ी अच्छी बात की है कि पढ़ के कुछ अपने तासुरात दिए जाते हैं। नहीं, मैं तासुरात तो मांग ही नहीं रही, मैं कह रही हूँ इससे रिलेटेड कोई भी बात ज़बान उर्दू पे बात कर सकते अच्छा, हैं। एक छोटी सी बात ये है कि जैसे वो कहा मशहूर है कि आप किसी किताब के जो कवर है उससे किताब का अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते। तो जाहिर सी बात है, अभी जितने भी लोग हैं उन्होंने छोटा सा एक दो पैर सुन के तो हम राय कोई भी कायम करना वो पॉसिबल मुमकिन ही नहीं है। आपके बारे में कहा गया कि मतलब किसी ने कहा कि इसमें चुगताई साहिबा की याद आती है, या वो कोई वाजिदा साहिबा हैं उनकी बात। कहीं मैंने पढ़ा है कि उन्होंने जहाँ पे अफसाना छोड़ा तो किसी ने राय दी कि वहाँ से इन्होंने अफसाने को आगे लेके गई हैं। आप ज़ाती तौर पे खुद क्या समझती हैं कि आप वहाँ उनसे कैसे डिस्टिंग्विश करती हैं? अगर रिजेम्बलेंस अगर लोगों को नज़र आती है, मैं डिस्टिंग्विश कहाँ से करती सीधी सी बात है कि आई डोंट बाय दिस आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ वो और कहाँ मेरा ये मकाम ही नहीं है। और मैं ओरिजिनलिटी की बहुत कायल हूँ। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि लिखना कोई आमद है, ये तो क्राफ्ट है, आपको आना चाहिए। तो जब भी मुझे कोई कहानी, मुझे किरदार सबसे पहले मिलता है और एक में मैं कई किरदारों को ज़म करती हूँ, फिर उसकी एक स्टोरी लाइन बनाती हूँ। और कभी मुझे लिखते हुए यह ख्याल नहीं आता, जैसे मुझे बाद में पता चला कि कल्लो शायद बानो आपा ने भी लिखा है या किसी ने, मुझे नहीं पता था। तो ना मैं कभी मुआवजा करती हूँ, मेरा ये मकाम ही नहीं है। मेरा काम है लिखना, मेरा ये सवाल जवाब का भी एक्चुअली काम नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने ये 250 सफ़ात में कह दिया, लेकिन अब चूँकि एक रस्म है, तकरीब है, तो मैं इन सवालों के जवाब दे रही हूँ। मेरा किसी से कोई मुआवजा नहीं है, वो बड़े लोग थे। जी जी। पहली बात तो ये कि मुफ्ती साहब ने जो मजमून पढ़ा है वो बहुत ही मुदल्लिल हुआ, थोड़ा ऊंचे बोलिए ताकि जी जी जी। बाद में भी आपकी बात से इस्तेफादा हो। पूरा उन्होंने कवर कर लिया। ये
ये कहूँगी कि बहुत तारीफ करूँगी जो आपने LGBTQ की बात की। जी वो राइटर्स को अब इस तरफ जाना चाहिए। ये हमारे माशरे का एक आप समझ लें तारीख पहलू है। जी और पिछले दिनों एक फेसबुक पे एक देखा कि कराची के ही शायद बहरिया में या DHA में किसी ने फ्लैग लगाया हुआ था अपने घर पे, वो जो स्ट्रिप्स जी वाला जी flag उनका जो है। है रेनबो वाला। और पूरे सोशल मीडिया पे गोया एक खलबली सी मच गई थी और उसको उन्होंने उतरवा कर छोड़ा। वहाँ चले गए लोग, उनके घर पे धावा बोल दिया कि ये फ्लैग उतारो, तुम कौन होते हो ये LGBTQ का फ्लैग अपने घर पर लहराने वाले। तो आप ये देखें कि माशरा जो है वो उनकी बहुत नजरी जी जी इनटॉलरेंस बहुत हो अभी गए। गुजरात वाला में भी ये वाक़या हुआ ना, वो एक बैंड है, कोरियन बैंड है, तो वो उनको भी आइडेंटिफाई किया जाता है, तो हाँ BTS, तो उनके कोई बिलबोर्ड था तो उसको एक्चुअली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है ना, फोबिया जो कोई भी फोबिया है, इस्लामोफोबिया है, जेनोफोबिया है, एक्सोफोबिया है, होमोफोबिया, व्हाटएवर, हेट्रोफोबिया है, वो भी है हमारे यहाँ। तो बेसिकली तो उस फोबिया को इनकाउंटर करना अहले फ़िक्र और क्रिएटिव लोगों का काम है। कोई डायलॉग इनिशिएट हो जाए ना, क्योंकि फोबिया आपकी तरक्की को, कोई सा भी फोबिया जो होता है वो आपके आगे बढ़ने को, आपकी तरक्की के दरमियान में एक रुकावट बनता है इन एनी केस। तो वो इज्तमाही तौर पे बहुत से फोबियाज़ का शिकार हम इतने इनसिक्योर, इतने गैर मुस्तहकम होते हैं बहुत सी चीज़ों में, पॉलिटिकली भी और सोशली भी। तो बेसिकली जो आप एड्रेस करने वाला इशू फोबिया है। लोग फिर कहते हैं कि ये प्रोजेक्शन है, या ये जो इन जैसे ये रेप हो रहे हैं, जैसे ये जाहिर जाफर वाला जो केस हुआ है, वो कमज़ोर पे हाथ उठाना, और वो इन सब बातों पे डायलॉग बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और हमारे घर के इंस्टीट्यूशन में भी कम्युनिकेशन बड़ी ज़रूरी है, बच्चों के साथ ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेटी या आपका बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो एटलीस्ट आप लूप पे होना ज़रूरी है। कि मुझे आज सदारत में बुलाया जाएगा और मुझे कुछ बात भी करने के लिए कहा जाएगा। एक साहब एक बिल्ली नहला रहे थे, तो उनके पास से दूसरे साहब गुजरे, कहने लगे बिल्ली नहला रहे हो, ये मर जाएगी। चले गए, कहने लगे ये जा यार जाओ तुम, कोई बात नहीं जाओ। वो चले गए। जिस वक्त वापस आए तो बिल्ली मरी पड़ी थी। कहने लगे मैंने नहीं तुम्हें कहा था कि बिल्ली जो है तुम नहला रहे हो ये मर जाएगी। कहने लगा मरने से नहीं, निचोड़ने से मरी है ये। तो अब बात यह है कि इन्होंने जो मुझे इस वक्त निचोड़ दिया है, तो मैं आपके सामने जो भी मेरे जहन में बात है पेश खिदमत करता हूँ। पहली बात तो ये है कि अफसाना गुफ्तन और शुनीदन, यानी अफसाना कहना और सुनना बहुत बहुत पुरानी रिवायत है। ये इंसान उस वक्त से कर रहा है जबकि वो गारों में रहता था। तो ये लिटरेचर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। मुख्तलिफ स्टेजेस से गुज़र के किस्से से नावल ये अफसाने, हमारे यहाँ जो अफसाना है ये मगरबी असरात से आया है और इसमें बड़े बड़े नाम हैं। हमारी अफसाना निगारी में बहुत बड़े बड़े नाम हैं और मैं समझता हूँ कि ख़ातून ने जो ये इक़दाम किए हैं ये अफसाना निगारी का, ये बड़ा मुश्किल भी है, इसलिए कि किरदार निगारी जो है, खा वो अफसाने में हो, नावल में हो या वो ड्रामा में हो, जो अफसाना निगार है या जो लिखने वाले हैं उनका किरदार उनके किरदारों में झलकने लग जाता है, जो एक सुकम है। जो नहीं, किरदार जो है वो उसी तरह से होना चाहिए जैसे वो है। मसलन मैं अब यहाँ पे ये जिक्र कि शेक्सपियर के जो ड्रामे हैं उनमें जो उसके किरदार हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वो ज़िंदगी में हैं। यानी अगर एक बादशाह है तो वो बादशाह की तरह से बात कर रहा है, उसका जो बिहेवियर है या उसका जो तौर तरीक़ा है वो बिल्कुल एक बादशाह की तरह से है। लेकिन एक जो फाल स्टाफ है, ये एक जो मसखरा है, उसका जो बिहेवियर है उसे। तो ये एक बड़ी अहम बात है कि अफसाना निगारी में, नावल निगारी में, ड्रामा निगारी में
इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो आप किरदार पेश कर रहे हैं वो किरदार वैसे ही हो जैसा कि वो किरदार बनाया गया है। तो मेरे ख्याल में इसमें एक बात जो इन्होंने की, मैंने इनके अफसाने नहीं पढ़े हैं, इन्होंने जो एक बात की है वो ये है कि जो बाजी का किरदार है उसमें जिस तरह से इन्होंने उसे रिफ्लेक्ट किया है अपने, या जो उसके परतव है उसका, उसमें ये एक बड़ी, मैंने अभी महसूस किया है इस बात को कि उसमें एक ऐसी औरत का जो गैर शादीशुदा रहती है और उसकी रुझान में, उसके रवैयों में जो एक तलखी और एक सख्ती आती है, वो इसे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पेश किया है। अब इसमें यह है कि एक और जो अहम बात है वो ये है कि अब इस अफसाने में उन्होंने हिंदुस्तान दो तहजीबों का वो है, एक शुमाली तहजीब है जो शुमाली हिंदुस्तान की तहजीब है, दूसरी जो है वो जनूबी हिंदुस्तान की, जिसका दक्कन के उन्होंने जिस माहौल में और जिस माहौल की बात की है, दक्कन का और जनूबी हिंदुस्तान का माहौल जो है वो शुमाली हिंदुस्तान के माहौल से बहुत फ़र्क है। उसमें जो आर्ट और सकाफ़त के मुख्तलिफ शोबे हैं, मसलन म्यूज़िक को ही ले लें, म्यूज़िक में ही आप देखें कि वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो शुमाली हिंदुस्तान से मुख्तलिफ हैं। बाज़ राग जो हैं उनकी जो रोही अवरोही तो वही रहती है, लेकिन उसमें बाज़ मुर्गियाँ उसमें वो जो हैं वो भी वहाँ पे मुख्तलिफ हैं। तो एक और बात यह है कि उर्दू के लहजे में, हैदराबाद में जो उर्दू बोली जाती है उसमें बुरखा कहा जाता है, बुरका नहीं कहा जाता। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? इसलिए तो इस किरदार को उन्होंने, या जो इन्होंने अपने अफसाने में वो माहौल दिया है, मेरे ख़्याल में वो उस माहौल को रिफ्लेक्ट करता है, उस माहौल की का परतव है जो कि जनूबी हिंदुस्तान का माहौल है। अब इसके बाद ये देखें, ये सारी बात करने के बाद मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने एक बात की है, एक जुमला है, लेकिन उस जुमले में बहुत बड़ी बात कही गई है, बहुत बड़ी बात कही गई है। यानी आप ये देखिए कि कोई फ़नकार, चाहे वो पेंटर हो, राइटर हो, पोएट हो, कोई फ़नकार जो है अपने माहौल से निकल नहीं सकता। अपने माहौल, उसके माहौल का उस पर असर होता है। कुछ थोड़ी बहुत बात आगे की कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसी बात जो सैकड़ों साल आने वाली हो वो मुश्किल है, वो नहीं होती। उसमें ये देखिए कि इन्होंने जो बात की है उसका एक जुमला कि किसी मुसलमान डॉक्टर को कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है बड़े थोड़े नोटिस पे, ये बात आज के हिंदुस्तान की बड़ी खूबसूरती से एक जुमले में तस्वीर पेश कर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने अफसाने लिखे होंगे, मैंने नहीं पढ़े, जो अफसाने इन्होंने लिखे होंगे वो यकीनन इस पूरे माहौल को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे जो कि हमारे यहाँ मौजूद है, चाहे वो मगरबी पाकिस्तान का या हमारे पाकिस्तान का माहौल है या हिंदुस्तान के इन दो हिस्सों का माहौल है। अब उसमें ये देखिए कि इनके जो एक जुमला है उसने मेरे दिल में ये वाज़ेह कर दिया कि ये क्या कहना चाह रही हैं और हिंदुस्तान की सूरत हाल क्या है। इसके बाद ये देखिए कि सारी इस अफसाना निगारी में, उसमें जो हम समझते हैं कि ये जो अफसाना निगारी है ये हमारे माहौल की और उसकी, क्योंकि अदब जो है ये आपकी खिड़की होती है समाज की, आप उसमें से समाज को देख सकते हैं। आप हीर वारिस शाह में जिस वक्त रांझे को जाता हुआ देखते हैं और उसको वो जो जिस वक्त रांझा बन जाता है जोगी और वो जा रहा होता है तो उसको रास्ते में जो मिलता है गडरिया, जो उसके साथ उसका डायलॉग है, उससे वाज़ेह होता है कि माहौल क्या है, समाज क्या है, सकाफ़त क्या है, उसके अक़दार क्या हैं उसमें। ये तो उसमें एक वही बात है कि वारिस शाह तरियाक दी थाओ नहीं, हथी अपनी जहर तू खा बैठो। मकसद ये है कि वो जो एक माहौल है वो उसमें रिफ्लेक्ट होता है आपके सामने। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जो ये किया है, हमारे जो हजरात हैं लिखने वाले और जो ख़वातीन हैं लिखने वाली, उन पे ये लाजिम है कि वो इस माहौल को जो आज एक खौफनाक हब्स की शक्ल में हमारे सामने आ गया है, इसको इसमें से सेफ्टी वाल्स निकालें
और इसमें से, क्योंकि जो भी राइटर्स हैं उनका, जो भी लिखने वाले हैं, ख़ास करके अफसाना निगार, उनका, क्योंकि फ़लसफ़ा बहुत कम लोग पढ़ते हैं, सियासत भी बहुत कम लोग उसमें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं, हत्ता कि सियासी लोग भी जो हैं उनको भी कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं होता। हमारे एक प्राइम मिनिस्टर साहब जेब में से चिटें निकाल के ओबामा के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। अब ये देखें कि हम चाहते हैं कि ये जो अफसाना निगारी है, जो नावल निगारी है, क्योंकि लोग इसे पढ़ते हैं बहुत, ये उस हब्स को तोड़ने में कामयाब हो जो हमारे मुल्क पे तारी है। और हम समझते हैं कि इस बात का करना इनकी ड्यूटी भी है, इनका फ़र्ज़ भी है, इनका ये ज़ाती नहीं, ये कौमी फ़र्ज़ है कि ये इस माहौल पे अपने ख़यालात का इज़हार करें और इस माहौल से आवाम को निकालने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं कि इनकलाब फ़्रांस में जो मुख्तलिफ़ राइटर्स ने रोल अदा किया, या इनकलाब रूस में जो मुख्तलिफ़ राइटर्स ने या लिखने वालों ने रोल अदा किया, कौन किस में जुर्रत है कि जो ये कहे कि गोरकी का इनकलाब रूस में कोई किरदार नहीं था, या विक्टर ह्यूगो का किरदार फ़्रांस के इनकलाब में नहीं था, या डिकन्स का बरतानिया के उसमें नहीं था। अब हम ये समझते हैं कि आप पे ये एक कौमी ज़िम्मेदारी भी है कि आप इस तरीके से इस माहौल को वाज़े करें ताकि लोगों में एक बात जाए और उनके सामने ये बात निकले। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अब जाते हुए एक आखिरी बात आपसे मैं अर्ज़ करना चाहता था कि एक साहब तो उन्होंने देखा, कहने लगे बेटा किधर जा रहे हो? दादा अब्बा सर्कस देखने जा रहा हूँ। कहने लगे बेटे अच्छा सर्कस में क्या होता है? उन्होंने कहा जी वो खातून होती हैं, उसने जांघिया पहना होता है, ब्रेजियर पहना होता है, वो हंटर लेके जो उनको शेरों से जो करतब कराती है, ये करती है, वो करती है, इस तरह से फिर स्ट्रिप्टीज़ होती है, उसको करती है। फिर 4 घोड़े होते हैं सफ़ेद, वो भाग रहे होते हैं, वो एक खातून उसी लिबास में एक घोड़े से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे पे जाती है। तो वो कहते हैं, कहेंगे बेटा मुझे भी साथ ले चलो। कहा दादा वो क्या बात कर रहे हैं आप वहाँ जाके क्या करेंगे? कहने लगे मैंने 4 घोड़े नहीं देखे कभी। शुक्रिया।